खानदानी गरीब ससुराल। कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक से। ये फ्लैशबैक उस जमाने का है जब विवेक के दादाजी एक बड़े जमींदार हुआ करते थे और उनके साथ कई नौकर चाकर दिल से जुड़े होते थे। एक दिन विवेक के दादाजी राम मनोहर का बावर्ची कहता है, जनाब, आपके लिए खाना बनाते बनाते हमारी कई पुश्तें निकली। आपके रहम से आज हम लोगों के पास गांव में मकान है। दादाजी के बाद पिताजी और अब मैं आपके घर का खाना बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरी भी कई पुश्तें आपके लिए खाना बनाए। हाँ भाई, क्यों परेशान होते हो? जब तक हमारा खानदान चलता रहेगा इस दुनिया में, तुम्हारी आने वाली पुश्तें ही हमारे लिए खाना बनाएंगी, ये मेरा वादा है। दादाजी का वादा यानी पत्थर की लकीर। तभी वहां बगीचे में काम करने वाला माली आता है। मालिक, आपके गार्डन में ऐसा कोई फूल नहीं है जो मैंने ना लगाया हो। आपके घर के पास से भी निकलने वाला आदमी ये जानता है कि आपका बगीचा और घर मैंने ही महका है अपने खून पसीने से इन पौधों को सींचकर। मैं भी पिछले कई पुश्तों से आपके घर में काम कर रहा हूँ। हाँ भैया, हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने हमारे घर में दुनिया का हर एक नायाब पौधा लगाया है। तुम्हारी भी आने वाली सभी पुश्तों को हम रोजगार की गारंटी देते हैं। तभी ड्राइवर भी वहां आता है। मालिक, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं रही कि आपको पहाड़ों की सैर करवा पाए। कल से मेरा बेटा आएगा अगर आप कहे तो। कहे तो का क्या मतलब है? तुम्हारे पिताजी भी हमारे साथ थे और तुम्हारे दादाजी भी। हम खानदानी रईस हैं। भेज देना कल से अपने बेटे को। खैर, जमाना बदलता है, पीढ़ियां बदलती है और जमींदार साहब के पास जमींदारी नहीं बचती। लेकिन बचते हैं तो वो वफादार नौकर जिनसे कभी उन्होंने वादा किया था कि वो उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। लेकिन अब हालात कुछ और है। अरे माली भैया, क्यों नहीं आप कहीं और काम करने चले जाते? सालों साल से यहाँ सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी पड़े हुए हो। अरे तुम भी तो यही हो, तुम भी तो कहीं नहीं गए। इस घर को छोड़ के जाने का मतलब आधी जिंदगी की कमाई छोड़कर जाना। अरे बोला है साहब ने, कभी न कभी तो पैसा आएगा, हमारी सैलरी आएगी। तभी वहां जमींदार साहब का पोता आता है। हैंडसम सा पोता, घूमने फिरने का खूब शौकीन। रमेश, चलो जरा मुझे मार्केट ले जाओ, गाड़ी निकालो। क्या हो गया भैया, सुबह सुबह भांग खाए हो क्या? मार्केट क्या करने जाना है? पैसा तो है नहीं और गाड़ी में पेट्रोल डाली भी अरसा हो गया। हाँ तो वो जो पेट्रोल अरसा पहले डाला था कुछ तो बचा होगा कि फिर गर्लफ्रेंड घुमा लाए? फालतू की बातें जरा कम किया करो। हमारी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ना बोलो और हमारा इतने सालों का जो बकाया वो पैसा दो। अरे दे देंगे, बहुत जल्द हमारे पास पैसे आने वाले हैं। हमारी जमींदारी फिर से वैसे ही वापस आएगी, समझे? और ये पकड़ो 10 रुपया, बाजार से चीनी लेकर आओ। 10 रुपया की चीनी लेने में हमको शर्म आती है, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो फिर चाय भी नहीं मिलेगी। चाय चढ़ी हुई है, चीनी है नहीं, पैसे है नहीं। यही पैसा किसी तरीके से घर से निकला है, चीनी लेकर आओ जाकर। ड्राइवर माली की ओर देखता है। माली उसे इशारा करता है कि वो जाके चीनी लेकर आए। अरे रसोइये, आज कुछ उम्दा खाने को बनाओ। बहुत समय बाद आज मन कर रहा है शाही दावत देने का। ये सुनकर रसोइया जोर जोर से खाली बर्तन पटकने लगता है। दाल चावल भी तो बचे नहीं कि खिचड़ी बना दूं। रास्ते पर आ गए, लेकिन अभी तक जमींदार साहब को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जमींदारी चली गई है। सालों का हमारा बकाया है सर पर इनके, लेकिन 56 भोग खाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। अरे सब सुन रहा हूँ, तू क्या कह रहा है? एक एक पैसा सबका चुका दूंगा। पोते की शादी बड़े घर में कर रहा हूँ, खानदानी रईस लोगों के बीच। जो पैसा दहेज में आएगा उससे तुम सबके बकाए खत्म कर दूंगा। बस जब लड़की वाले आए तो तुम लोग ऐसे दिखाना जैसे हम खानदानी रईस है। खानदानी रईस, समझे? बावर्ची मुंह बनाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सोनम की फैमिली जमींदार के पोते विवेक को देखने घर आती है और माहौल पहले से ही पूरी तरह तय होता है। देखो, कल हमारे खास मेहमान आने वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अगर उनकी लड़की हमारे घर की बहू बन जाती है तो सोचो हमारी जमींदारी फिर से लौट आएगी। बहुत बड़े जमींदार हैं वो लोग, बहुत बड़े। मां, पता तो लगा लो इन लोगों के बारे में, ऐसे ही बोल रही हो। शादी ब्याह में इंक्वायरी जरूरी होती है। अरे अगर पता लगाने पर आ गए ना तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। पता लगा ले तो ऐसे बोल रहा है जैसे खुद पता नहीं कितने बड़े जमींदार के घर का है। शादी हो जाए बस तेरी,
हमारे दुर्दिन खत्म हो, मैं तो माता रानी के हाथ जोड़ूंगी। अगले रोज सोनम के पिता विवेक का घर देखने आते हैं। ये अगर आप बता देते तो गाड़ी लेकर मैं आ जाता आपके बंगले में। अरे नहीं, हमारे पास खुद की इतनी सारी गाड़ियां हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं गार्डन बहुत अच्छे से सजा हुआ है। हाँ साहब, आइए देखिए, हमारे गार्डन में ऐसा कोई पौधा नहीं जो आसपास ना मिले। सोनम का पिता पूरे गार्डन को देखते हुए खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या बात है, ड्राइवर भी है, माली भी है, मेरी बेटी तो राज करेगी राज। अच्छा, हमारी भी कई सौ एकड़ जमीन है जिस पर हम खुद खेती बाड़ी कराते हैं। हमारे पुश्तों से वहां लोग काम करते आए। ये बोलकर सोनम के पिता घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद बाहर ड्राइवर और माली बात करते हैं। अच्छा हुआ इनको मेरी बात पर शक नहीं हुआ कि पेड़ खरीदने के पैसे तो हम लोगों के पास है नहीं। आस पास के घरों से ही चोरी कर करके मैं यहाँ पर लाकर पेड़ लगाता हूँ। और सुना क्या बोल रहा था, इसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। चलो, दहेज में मोटा पैसा देगा तो मालिक हम लोगों की पिछली बकाया सैलरी भी पूरी कर देगा। जिस दिन मेरे हाथ में पैसा आया ना, उस दिन ही घर छोड़कर जाऊंगा। इतने सालों से अटका रखा है, एक नंबर के खानदानी गरीब लोग। खानदानी गरीब सही बोला। मैं तो इनके समधी के घर ही चला जाऊंगा खेती बाड़ी करने। देखा कैसे कह रहा था कई सौ एकड़ की जमीन है। कहाँ से पैसे लेकर आए होंगे मालिक आज के खाने के। लग रहा है मालकिन का कोई गहना बिका होगा। वैसे बचा ही क्या है इनके पास। याद नहीं आखिरी बार इतना सारा खाना कब बनाया था। खैर चलो, उम्मीद तो है इस बार सैलरी मिलेगी। आइए और सुनाइए, घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? अरे नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। आपका घर तो लैंडमार्क है। वैसे बहुत महंगी प्रॉपर्टी है ये। पता नहीं, कागज तो शायद इसके बैंक में पड़े हैं। पता नहीं कब वो लोग आए और हमें घर से निकलना पड़ जाए। वैसे दहेज क्या दे रहे हैं आप? क्या? आपका बंगला कर्जे में और ये बावर्ची? जमींदार बावर्ची की तरफ गुस्से से देखता है। अरे कैसी बात कर रहा है, हम खानदानी अमीर है, खानदानी। बैंक हमारे पास आता है, हम बैंक के पास नहीं जाते। और ये बंगला हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। आपको विश्वास ना हो तो? अरे क्यों नहीं, पूरा विश्वास है, भर भर के विश्वास है। रिश्ता पक्का है, हमें ये शादी मंजूर है। अब बताइए, बारात लेकर आप लोग कब आ रहे हैं? शादी जिससे पक्की कर रहे हैं एक बार उससे तो पूछ ले। एक बार आप मुझसे भी तो बात कर लीजिए। आखिरकार आप अपनी लड़की की शादी मुझसे करवा रहे हैं। बड़े घराने में शादी बात करने से नहीं, बल्कि घराने देखकर शादियां होती हैं। हमने आपका घराना देख लिया है और हमें अपनी राजकुमारी की शादी आपसे करने में कोई समस्या नहीं है। तू शांत रह, तेरी शादी हो रही है और वो भी एक बड़े घराने में। भर भर के घर पर पैसा आने वाला है, गरीबी दूर होने वाली है, नौकरों की भी सैलरी दे देंगे, जमीन भी वापस आएगी, दिन फिरने वाले हैं। अब हम खानदानी गरीब नहीं रहेंगे। पोता शांत हो जाता है। कम से कम गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, दहेज में नई गाड़ी मिलेगी तो वो भी पूरा शहर घूमेगा। एक मकान को लेकर क्या करना है। फिर फाइनली विवेक की शादी हो जाती है सोनम के साथ। लेकिन शादी के बाद, सुनो, अभी तक कमरे में चाय नहीं आई क्यों? वो क्या है ना, बावर्ची थोड़ा देर तक सोता है। तुम चाय बना के बावर्ची को भी दे देना और साथ में 2 बिस्किट रख देना। वो खाली पेट चाय नहीं पीता, एसिडिटी हो जाती ना उनको। और बाकी के घर वालों को भी चाय कमरे में ही जाकर दे देना। घर पर बावर्ची है पर देर तक सोता है और घर की नई बहू उसको चाय बनाकर उसके कमरे में देगी। ये कैसे पॉसिबल है? देखो वो क्या है ना, हम खानदानी अमीर हैं और अब वो हमारे साथ नौकर चाकर नहीं बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया है। तो जैसे तुम्हारे लिए मैं और मेरे माँ बाप हैं, वैसे ही अब तुम्हारे लिए हमारे घर के सारे नौकर भी है। तुम जो भी काम करोगी इन लोगों की रिस्पेक्ट के साथ करना। सोनम को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उसका पति क्यों बावर्ची, माली और ड्राइवर के लिए चाय बनाने के लिए बोल रहा है, जबकि ये लोग तो उन लोगों की सेवा करने के लिए हैं। सोनम फिलहाल तो चाय बनाकर सभी को दे देती है, लेकिन फिर वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, किस घर में मेरी शादी करी है? इस घर में तो घर वाले ही नहीं बल्कि नौकर चाकरों के लिए भी मुझे खाना और चाय बनानी होती है। क्या बात कर रही है बेटा? नौकर चाकर के लिए तू क्यों काम करेगी? और नौकर चाकर अगर है तो तू काम ही क्यों करेगी? पता नहीं माँ, पापा ने पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
माँ, मुझे तो लग रहा है मायके जैसी हालत मेरी ससुराल में होने वाली है। वहां पे भी नौकरानी, यहाँ पर भी नौकरानी। अरे रुक, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। वैसे पता तो कर आखिर मामला क्या है। उस घर के नौकर चाकर काम नहीं करते हैं, कुछ तो दाल में काला होगा। शादी के अगले दिन ही सोनम पूरे घर को चाय नाश्ता कराती है, जिसे देखकर उसकी दादी सास भड़क जाती है। दादी सास अपने पोते को कमरे में अकेले में बुलाती है। क्या कर रहा है? तू नहीं जानता क्या? अभी नई नई आई है, दहेज के पैसे भी अभी पूरे हमारे हाथ लगे नहीं, उससे घर का पूरा काम करवा रहा है। मैंने तो नौकरों को पूरा सिखा रखा था, 1 महीने तक बहू को रसोई में घुसने भी ना दे। आपने तो ये बात मुझे नहीं बताई थी। आप अगर मुझे ये बात बता देते तो मैं ऐसा क्यों करता? पता है, मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे घर के नौकर काम क्यों नहीं करते, जरूर दाल में कुछ काला है। तभी वहां जमींदार आते हैं। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अगर उसको पता चल गया कि उसके दहेज के आने वाले पैसों के भरोसे हम बैठे हैं तो घर छोड़कर चली जाएगी। बड़े खानदान की बेटी है, काम काज करने की इन लोगों को आदत नहीं होती। तेरी दादी भी पहले कुछ नहीं करती थी, अब तो वो समझ गई तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेती है। ठीक है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन सोनम ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, मुझे अपने मायके जाना है। बेटा वो क्या है ना, गाड़ी लेकर मैं जा रहा हूँ तो तुम अपने पिताजी से बोलकर कोई गाड़ी मंगवा लो। हाँ, लेकिन हमारे पास और भी तो गाड़ियां हैं ना। गाड़ी मैं दहेज में भी तो लेकर आई थी, वही ले जाती हूँ। वो क्या है ना, वो गाड़ी मैंने बनारस भेजी है साड़ी लेने के लिए। एक काम करो, तुम अपने पापा से गाड़ी मंगवा लो या फिर कैब कर लो, तुम्हारी गाड़ी शाम तक आ जाएगी। बनारसी साड़ी लेकर गाड़ी तो तेरे से ही आएगी ना। बहू खुश हो जाती है। चलो, अब मुझे बनारसी साड़ी मिलेगी। बहू के जाने के बाद, वाह क्या खानदानी झूठ बोला है, बनारसी साड़ी। मुझे याद है पिछली बार तुमने मीशो से साड़ी ली थी और वो भी 275 रुपए की। अरे मजबूरी थी, लेकिन वो जमाना था कि हमने सोने के तारों की साड़ियां पहनी है। तभी वहां ड्राइवर आता है। मालकिन, 1-2 तार निकाल कर हमारी सैलरी दे दीजिए। अरे भेजा है ना बहू को पैसे लेने के लिए, आते ही देते हैं तुम लोगों की सैलरी। दिन बीतते हैं, दिन, हफ्ते, महीने। नौकरों का हौसला कम होने लगता है। लगता नहीं कि बहू पैसे लेकर आएगी। उसको भी पता चल ही गया होगा कि खानदानी गरीब है ये लोग। क्या ही पैसा लेकर आती होगी बहू मायके से। लेकर पैसा आती भी होगी तो हम लोगों को क्या पता। अरे कैसे पता नहीं चलेगा? घर में पैसा आते ही तो इनके रसोई में 56 तरीके के पकवान बनने लग जाते। पिछले कई दिनों से घर पर खिचड़ी बन रही है। पैसा लेकर आती होती तो ऐसा ना होता। तो क्या करे, कितना इंतजार करे। बहू के दहेज की ही आखिरी उम्मीद थी। किचन में थक चुका हूं मैं। मुझे लगता है इन लोगों से बात करनी होगी। बस फिर क्या था, तीनों फैसला करते हैं कि वो घर वालों से बात करेंगे और अगले दिन तीनों नौकर घर वालों के साथ बैठते हैं। मालिक, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता। आपके पास पिछले कई साल से मेरा पैसा है। अब तो बहू भी आ गई है, अब तो दे दीजिए पैसा। आपने कहा था बहू दहेज लेकर आएगी तो पैसा देंगे, लेकिन लगता नहीं कि बहू कुछ पैसा लेकर आई है। मालिक, गाड़ी तो आपके पास है नहीं, मुझे क्यों रखा है? मेरी आधी जिंदगी के कमाई के पैसे दे दीजिए, मैं अभी निकल जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बावर्ची कुछ कहता है, इससे पहले ही बहू बोल पड़ती है। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वैसे बावर्ची अंकल, खाना आप बहुत शानदार बनाते हैं। वो क्या है ना, मेरे पापा आ रहे हैं आज मेरे नाम जमीन करने, तो कुछ अच्छा सा बना देना। बहू के पापा आ रहे हैं और वो भी प्रॉपर्टी नाम करवाने। फिर वो ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर भी मन ही मन खुश हो जाता है। चलो, अब तो लग रहा है घर में पैसे आने वाले हैं। मामला फिर से वैसे ही चलने लगता है। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अब तो भाई पैसा आएगा। लेकिन फिर एक दिन घर पर एक रोज जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया? तेरी बीवी के भरोसे तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से की थी, इतना बड़ा धोखा दे दिया उसने हम लोगों को। मैंने तो पहले ही कहा था पूछताछ करवा लो, घर बार कैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए। अरे जिसने रिश्ता बताया था वो मेरे बहुत ही भरोसे लायक है। उसने कहा था ये लड़की धौलपुर की राजकुमारी है, इन लोगों के पास भर भर कर जमीन है।
मैंने सोचा एक अमीर लड़की है तो खूब सारा जमीन जायदाद पैसा रुपया लेकर आएगी। सोचा क्या? क्या सोचा? आपको एक बार कम से कम लोगों से पूछताछ तो करनी चाहिए थी। हमने नहीं करवाई तो तू ही करवा लेता। तभी सोनम वहां आती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। वैसे तुम्हारे माँ बाप से हम लोगों ने पूछा कि किस खानदान से रिश्ता रखते हैं, तो उन्होंने कुछ साफ बताया नहीं था। अब तुम ही क्लियर कर दो। सोनम, जो पूरे सोने में लदी थी, बेटियों का कोई खानदान नहीं होता, बल्कि किसी खानदान की बहू बनकर उसी की हो जाती है। मैं भले ही सड़क की भिखारी की बेटी क्यों ना हूं, लेकिन अब मेरी शादी तुमसे हुई है तो मेरी पहचान भी तुम्ही से। देखो बहू, इतनी ज्यादा किताबी बातें करने की मुझसे जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कई सौ एकड़ जमीनों के मालिक है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तभी हमने तुम्हारी शादी इस घर में करवाई थी, क्योंकि हम खानदानी अमीर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी खानदानी लोगों से जुड़े। इसीलिए पूछ रहे हैं, बताओ क्या खानदान है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा है। हाय रे फूटी किस्मत मेरी, मेरा खानदान भी वही है जो आप लोगों का खानदान है। ये गहने दिए थे आप लोगों ने मुझे, सारे के सारे नकली चढ़ाए। आप लोगों ने मेरी कार बेच दी और बताया भी नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता ये सब? वैसे एक जमाने में बहुत अमीर थे हम लोग। लेकिन वो जमाना बीते, कई पुश्ते निकल गई। ये बोलो खानदानी गरीब हो तुम लोग। नौकर चाकर देखते हैं कि जब पैसा मिलने वाला ही नहीं है तो वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी आधी जिंदगी की कमाई मुझे नहीं मिली, मेरी क्या इन दोनों लोगों की भी। इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला बेटा कि ये पैसे वाले अमीर है, और हम लोगों की तो सैलरी रुकी है इसलिए हम यहाँ आए, वरना ये कोई खानदानी अमीर नहीं बल्कि खानदानी गरीब लोग हैं। जानती हूँ, गलती हो गई मुझसे। मेरे पिताजी को लगा ये लोग अमीर हैं, हम लोग भी गरीब हैं, खानदानी गरीब। हमारी भी किसी जमाने में बहुत बड़ी जागीरदारी थी, लेकिन सब खत्म हो गई। राजकुमारी तो बस हम नाम के हैं। और हाँ, अगर हमारी पोल खुलेगी तो आप लोगों की भी पोल खुलेगी। इससे अच्छा जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलता रहे। वैसे मैं इकलौती हूं, इसमें कोई शक नहीं है, और जल्द ही मेरी जमीन भी मेरे पास वापस आने वाली है। तब हम लोग आप लोगों की सैलरी दे देंगे, लेकिन तब तक खानदानी गरीब अमीर का नाटक कंटिन्यू रखा जाए तो। शांता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बच्चे शादीशुदा थे, इसलिए अब घर में बेटे अनुराग की पत्नी अपूर्वा भी आ चुकी थी। जहां एक और शांता और उसका पति मुरारी पुरानी सोच रखते थे, वहीं उसका बेटा अनुराग और उसकी पत्नी अपूर्वा आज के जमाने की मॉडर्न सोच रखने वाले बच्चे थे। नई बहू अपूर्वा बहुत गुणी और समझदार थी। पुराने ख्यालों वाली सास होने के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अपूर्वा की शादी को 2 साल बीत जाते हैं और फिर वो घड़ी भी आ जाती है जब अपूर्वा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। माँ जी, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि समय हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं मैं कब आपको आपके पोते का मुंह दिखाऊंगी। तो समझ लीजिए कि समय आ गया है, बहुत जल्द आप अपनी गोद में पोते पोती खिलाएंगे। बहू की बात सुनकर शांता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो झट से मंदिर की ओर जाती है और जाकर मंदिर में मत्था टेक कर 11 रुपए निकाल कर बहू के चारों ओर 7 बार घुमाने के बाद उसे मंदिर में रख देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा कुछ नहीं, बस ये मैंने तेरी नजर उतारी है और उसकी जिम्मेदारी ना ठाकुर जी को सौंप दी है। अब तेरा बच्चा स्वस्थ सही सलामत इस दुनिया में आए, इस बात की जिम्मेदारी मैंने ठाकुर जी को दे दी है। अब देखना कैसे वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी, सब अच्छा ही होगा। जब से सास शांता को ये पता चला था कि बहू के पांव भारी हो गए हैं, वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि कोई भी ऊंच नीच ना होने पाए और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। अपूर्वा, ये ले, ये गणेश वंदना है। तुझे हर रोज सुबह नहाने के बाद उसका पाठ करना है। अगर तू इसका नियमित पाठ करेगी ना तो गणेश जी मेरे पोते की रक्षा जरूर करेंगे। और सुन, ये इसमें ना मैंने संतान गोपाल मंत्र लिखा है। कहते हैं जो भी स्त्री पूरे 9 महीने इसका पाठ करती है ना, उसको ठाकुर जी आशीर्वाद के रूप में एक बेटा जरूर देते हैं। वैसे तो बहू अपूर्वा इस बात से बहुत ही भाव विभोर थी कि उसकी सास उसकी प्रेगनेंसी के लिए इतनी खुश है और इसका इतना ध्यान भी रख रही है। लेकिन बस एक ही बात थी जो उसे बार बार खटक रही थी कि सास हमेशा पोते की ही बातें क्यों करती है। सास के मुंह से लगातार ऐसी बातें सुनते रहने के कारण अब उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे गर्भ में लड़का होना ही संतान होने की निशानी होती है। अगर लड़का हुआ तो वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और अगर लड़की हो जाए
तो क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए मैंने और अपूर्वा ने यह फैसला लिया है कि हम दोनों सिर्फ एक ही संतान रखेंगे। दूसरा बच्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस भगवान हमारे बच्चे को दुनिया में सही सलामत ले आए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तुम दोनों पति पत्नी का फैसला है, हम तो इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, इतना कहेंगे कि देखो, परिवार चलाने के लिए एक बेटा चाहिए होता है। बस भगवान एक पोता बहू की गोद में डाल दे, फिर हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि तुम दूसरा बच्चा पैदा करो। मन में उमड़ रहे ढेरों सवालों के साथ धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और वो समय भी आता है जब अपूर्वा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुराग, अगर बेटा नहीं और बेटी हो गई तो क्या होगा? अरे तो इसमें डरने जैसी क्या बात है? बेटा या बेटी होना हमारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और बेटियों में ऐसी कौन सी कमी होती है कि हम ईश्वर से कहें कि हमें बेटी ना देकर बेटा दे? कैसे छोटी बातें करी हो तुम अपूर्वा। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। मुझे गलत मत समझो अनुराग, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी, लेकिन माँ जी की बातें सुनकर ना मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। पूरे 9 महीने उन्होंने हर वो काम कराया है मुझसे जिससे कि थोड़ी भी संभावना बनती हो कि होने वाली संतान बेटा हो। उनके मुँह से मैंने कभी ये बात सुनी ही नहीं कि मुझे लड़की भी हो सकती है। इसलिए अब ना मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं लड़की हो गई तो पता नहीं माँ जी इसे स्वीकार भी करेंगी या नहीं। बेवजह की बातें करना बंद करो अपूर्वा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश कर पाना इस दुनिया में संभव ही नहीं है। और माँ के स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बच्चा हम दोनों का होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उन्हें उनकी सोच के साथ पीछे छोड़ दो। पति की बातें सुनकर अपूर्वा को बहुत तसल्ली मिली थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनुराग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। कुछ ही देर बाद नर्स परिवार के लोगों को बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने के लिए आती है। बधाई हो माताजी, आपकी बहू ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। हालांकि अनुराग की माँ को बेटी के जन्म से थोड़ा सा झटका तो ज़रूर लगा था, लेकिन फिर भी इसे ईश्वर की मर्जी समझकर वो बेटी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने सोचा है बिटिया का नाम हम लोग राधा रानी के नाम पर श्री रखेंगे। क्या अनुराग, अच्छा लगा ना नाम? हाँ माँ, अब तुमने नाम दिया है तो अच्छा तो होगा ही। मुझे इस नाम से कोई ऐतराज़ नहीं है। नन्ही सी श्री दादी, बाबा और माँ पापा की गोद में खेलते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। साल भर के बाद, देख बहू, अब मुझे पोते के लिए ज़्यादा इंतज़ार मत करवा, जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाओ। अब 1 साल की तो हो गई है श्री, अब तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और श्री की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। सास की बातें अपूर्वा को बहुत अटपटी सी लग रही थी। श्री अभी 1 ही साल की हुई थी, नन्ही सी बच्ची उसकी गोद में है और सासू माँ दूसरा बच्चा लाने की बात कर रही है। ये बात अपूर्वा को जच नहीं रही थी। अनुराग, तुम्हें पता है, कल मम्मी जी मेरे रूम में आई थी, कह रही थी श्री 1 साल से ऊपर की हो गई है, अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, पहली बात तो मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं, और दूसरी बात ये कि श्री अभी इतनी छोटी है, अभी तो मैं किसी भी हाल में दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं सकती। अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसे मेरी ज़रूरत है। और ऐसे भी क्या हड़बड़ी है कि 1 साल के बच्चे पर ध्यान देने के बजाय मैं इस समय दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचूं? बिल्कुल सही सोचा तुमने अपूर्वा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं तो पहले ही माँ को कह चुका हूँ कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, फिर माँ ने तुमसे ये बात कही क्यों? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। देखो, तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बुजुर्गों का काम होता है कहना। अपनी तरफ से वो तो कहेंगे कि हम दूसरा बच्चा पैदा करें, लेकिन दूसरे बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं लाना, ये निर्णय हम दोनों मिलकर लेंगे। कुछ महीनों तक इंतज़ार करने के बाद सास शांता फिर से बहू को घेर लेती है। अपूर्वा, महीना बीत गया इस बात को जब मैंने तुझे कहा था कि श्री के भाई के आने का इंतज़ाम कर ले, लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। देख, अब तो श्री 2 साल की होने वाली है, अब तो तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हो। जब तक दूसरा बच्चा पैदा होगा श्री 3 साल की हो चुकी होगी। अपूर्वा सास के बार बार इस तरह दूसरा बच्चा करने के दबाव से बहुत परेशान हो गई थी।
सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे इस बात से थी कि सासू माँ को दूसरा बच्चा नहीं बल्कि श्री के लिए एक भाई चाहिए था, और उनका बार बार जोर देकर पोता लाने के लिए कहना उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। अनुराग बेटा, मैं तो अपूर्वा से क्या क्या कर थक गई। अब वो जमाना नहीं रहा कि सास की बातों को बहुएं पत्थर की लकीर समझे। आजकल के बच्चे अपनी मन मर्जी के हो गए हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सास की आखिरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। अब तो बच्चे अपनी जिंदगी जीने पर ज्यादा जोर देते हैं। माँ, ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा है आपकी अधूरी? वैसे भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो आप, कहीं नहीं जाने वाली। यह आखिरी इच्छा कहकर ब्लैकमेल करना बंद कर दो, जो कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि तेरी पत्नी कसम खाकर बैठी है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना। अरे वो तो दूसरे घर से आई, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, तुझे तो समझना चाहिए। अपने माँ बाप की इच्छा को अगर बेटा पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो माँ, श्री के जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस समय तुम्हें मेरी बात से कोई एतराज नहीं था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए ही चाहिए? अरे इतनी प्यारी सी बच्ची दी है भगवान ने, उसके साथ मन लगाइए। अरे पहले बच्चे से ऐसा कौन सा सुख नहीं मिला आपको जो आपको दूसरे से मिल जाएगा? ठीक है बेटा, हमने कहा था कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि ठाकुर जी तुम्हें एक बेटा दे देंगे तो तुम दूसरा मत करना। लेकिन तुम्हें बेटी पैदा हुई है, एक बेटा तो चाहिए ना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए। ये वंश बढ़ाने वाली क्या बात होती है माँ? बेटा बेटी में अंतर करने वाले ज़माने चले गए। मेरे लिए मेरी श्री ही मेरा सब कुछ है। ये बेटा बेटी में भेद करने वाली छोटी सोच मुझ पर मत ला दिए। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। बेहतर होगा कि आप भी उसी के साथ खुश रहना सीख लें। अरे तो मैंने कब कहा मुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं है? अरे बेटियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन वो बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। और बेटी का क्या है, कल को 20-22 साल की होगी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, लेकिन बेटे के होने से घर आंगन में रौनक रहती है। कल को बड़ा होगा, हम उसकी शादी करके बहू लेकर आएंगे, पोते पोतियां होंगे, घर आंगन भरा रहेगा। ये बात तुझे आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कल को समय हाथ से निकल जाएगा ना और बिटिया ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तब ये खाली घर आंगन काटने को दौड़ेगा तुम्हें। तब माँ की बात याद आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा, हमने दुनिया देखी है, अभी समय है, समय रहते एक बेटा कर लो ताकि कल को बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने। अरे माँ, कैसी बेतुकी बातें करती हो आप? बेटी की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो क्या वो हमारा वंश नहीं कहलाएगा? सिर्फ बेटे के बच्चे ही अपना वंश होते हैं? कहाँ से लाती हो आप ऐसी दोगली बातें? मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा होगा तो वो बुढ़ापे तक हमारे साथ ही रहेगा? अरे आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, उनको घर में बांध कर थोड़ी ना रखा जाएगा। अरे बेटा, चल मान ली तेरी बात कि बेटा पढ़ने या नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में तुम कहाँ जाओगे? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता। कम से कम बेटे के पास जाकर अपना बुढ़ापा तो काट सकते हो। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आप मेरी बातें कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैंने कह दिया कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और कम से कम इस वजह से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि दूसरा बच्चा एक बेटा हो जाए। एक बार को आपका तर्क ये होता कि दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा तो शायद मैं आपकी सोच को मानने की कोशिश भी करता, लेकिन ये जो आपकी जिद है ना कि आपको पोता ही चाहिए, इससे मुझे सख्त ऐतराज है। कौन जानता है दूसरा बच्चा बेटा ही होगा या बेटी? बल्कि मैं तो कहता हूं दूसरी बार भी बेटी होगी, तब आप क्या करेंगे? फिर तीसरा बच्चा लाने के लिए जोर करेंगी, या फिर गांव की अनपढ़ औरतों की तरह मुझे दूसरी शादी करने को कहेंगी? अनुराग जानता था उसके तर्कों का माँ के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो कितना भी माँ को समझा दे, लेकिन उन्हें अपनी वही 100 साल पुरानी मान्यताएं सही लगती हैं। वो बदलते ज़माने के साथ अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। एक सप्ताह के बाद माँ, मीना मौसी का फ़ोन आया है, वो कुछ देर में अपने बेटे सुधांशु को लेकर हमारे घर आएंगी। क्या सुधांशु? अरे वो तो अमेरिका गया हुआ है ना, अमेरिका से लौट आया क्या? हाँ माँ, आजकल वो यहीं आया हुआ है। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मीना तो कह रही थी कि अब कुछ दिन के लिए बेटे के पास अमेरिका रहने जाएगी, और अगर रास आ गया तो वहीं रुक जाएगी। चलो ठीक है, आने दो उन्हें, आज फिर बात करते हैं। दोपहर के समय मीना मौसी अपने बेटे सुधांशु को लेकर अनुराग के घर पहुंच जाती है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद सुधांशु के अमेरिका जाने वाली बात शुरू हो जाती है। तो सुधांशु, अब की बार रुकने का इरादा है या फिर से वापस अमेरिका जा रहे हो? अरे नहीं भैया,
अपने लिए तो अमेरिका ही ठीक है, अब यहाँ मन नहीं लगता। वो तो थोड़ा प्रॉपर्टी का काम था, इसलिए मैं इंडिया आया हुआ हूँ। प्रॉपर्टी का काम? इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, इंडिया में रहने का तो मेरा इरादा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी लेकर क्या करना। वो मम्मी पापा का इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है, अब ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान का, इसलिए मैंने सोचा इस मकान को बेच कर ना मम्मी पापा को 1 रूम वाला फ्लैट दिला देता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यू नहीं रहता, और इतने बड़े घर का अकेले वो लोग करेंगे भी क्या, साफ सफाई कर करके मम्मी परेशान होती रहती है। मम्मी पापा वाला मकान बिक जाएगा तो अच्छा है। अमेरिका में मुझे एक घर खरीदना है जिसमें ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे तो तुम ऐसा करो ना, ये मकान पूरा ही बेच दो, और मौसा मौसी के लिए 1 BHK फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है, उनको अपने साथ ही लेते जाओ। मौसी तो कब से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे नहीं नहीं भैया, ये लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ इंडिया जैसा माहौल नहीं है, नौकर जाकर मिलते नहीं, और घर का काम इतना हो जाता है कि एमिली तो परेशान हो जाती है। सच बताऊँ तो एमिली से इतना काम होगा भी नहीं, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी मम्मी पापा के साथ। कहाँ मम्मी पापा एकदम देसी लोग, और कहाँ एमिली अमेरिका में पली हुई लड़की। फिर मम्मी रोज़ रोज़ उसके कपड़ों को देखकर झिकझिक करेंगी, बिना बात घर की सुख शांति खतरे में आ जाएगी। और फिर यहाँ आप लोग हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये लोग सेटल है यहाँ पर, मन लगा हुआ है। वहाँ जाकर ना दिक्कत हो जाएगी इनको, मैं बता रहा हूँ ना, मन नहीं लगेगा। सुधांशु जब ये सारी बातें कह रहा था तब अनुराग ने महसूस किया कि मौसी की आंखें पनीली हो रही हैं। थोड़ी देर बाद सुधांशु उठकर बाथरूम के लिए जाता है। अरे मीना, तू तो कह रही थी कि तू अमेरिका जा रही है, और यहाँ ये सुधांशु तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा मकान भी बेच देगा और पैसे खुद ले जाएगा अमेरिका। तुम्हें अपने साथ 2 दिन को भी रखने को तैयार नहीं है, और तू अपनी सारी दौलत बेचकर उसके हाथ में थमा देगी। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या करें जीजी, अब जो किस्मत में है वही मिल रहा है। हम तो कभी कभी सोचते हैं बेटे से तो अच्छा बेटी पैदा हो गई होती, तो कम से कम कभी कभार फ़ोन करके हाल चाल तो पूछती, और मन का संतोष भी रहता कि चलो विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन देखो जीजी, बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा। वो बेटा ऐसा अमेरिका गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अपनी पसंद से शादी कर ली, माँ बाप से ना पूछा ना बताया, और अब कहता है वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगा। चलो, हमने तो इतने पर भी संतोष कर लिया। हम तो उसके साथ जाकर अमेरिका रहने को भी तैयार हो गए, लेकिन बेटा ले जाने को ही तैयार नहीं। अब बताओ, जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो 3 मंजिला मकान को रख कर करेंगे क्या? बहन मीना की बातें शांता के सीने को चीर गई थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि बेटा होगा तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही बनेगा। आजकल के बच्चों की अपनी जिंदगी है, किसी और की जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा वो अपनी जिंदगी को जीने पर ज्यादा जोर देते हैं। वो हमारे बुढ़ापे तक लाठी बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माँ, मैं पहले से ही जानता था कि मौसी के घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखकर सच को महसूस करो। जीवन भर मौसी को इस बात का घमंड था कि वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही हैं, तो कल को उनका बुढ़ापा बड़ा सुख में बीतेगा। लेकिन देख लिया आपने आखिर में क्या हुआ। इसीलिए बेटे को अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस समझने की बजाय अपने संतान को सिर्फ इसलिए पढ़ाओ लिखाओ कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और एक बेहतर इंसान बने। बेटी हो या बेटा, सबकी अपनी जिंदगी है, और कोई जरूरी नहीं है कि बेटा है तो माँ बाप के साथ ही रहेगा। शांता को बेटी की बात समझ में आ गई थी, और उसके मन से अब बेटी बेटी का अंतर भी मिटने लगा था।